हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज से हमारा रियल एनालिसिस की सेशन स्टार्ट हो रही है, जिसमें से आज की टॉपिक हमारा होगा सीएसआर नेट में जो भी क्वेश्चंस आई है उस क्वेश्चंस को मैं आज डिस्कस करूंगा। तो इस पर सीएसआर नेट में रियल एनालिसिस से रिलेटेड अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, पार्ट बी और पार्ट सी मिला करके। और इसमें से 7 क्वेश्चंस ऐसे थे जो पार्ट बी से थे और 8 क्वेश्चंस पार्ट सी में से थे। तो आज मैं पार्ट बी की सारी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं और इन सारी क्वेश्चन से आपको बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेगा और मैं इन सारी क्वेश्चंस को डिटेल में ही सॉल्यूशंस दूंगा ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशंस को और ज़्यादा बूस्ट कर पाए, आगे बढ़ा पाए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इससे पहले मैं लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इंटीग्रल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर क्लास ले चुका हूं, तो आप उन सारे लेक्चर्स को भी जरूर देखें, उनसे भी आप लोग को कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चंस ये है। क्वेश्चंस क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चंस ये है, लेट f बी अ क्यूबिक पोलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। सपोज दैट fx has exactly one real root and that this root is simple. Which one of the following a statement hold for all antiderivative capital Fx of a small fx? क्वेश्चंस का मीनिंग ये है कि हमारे पास एक फंक्शंस गिवन है स्मॉल एफ एक्स, जो कि ये 3 डिग्री की पोलिनोमियल है और इसका कोफिशिएंट जो है वो रियल नंबर से बिलोंग्स कर रही है। तो हम लोग एक क्यूबिक पोलिनोमियल कंसीडर कर ले रहे हैं। क्या है वो पोलिनोमियल? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर जहाँ की ए बी सी एंड डी ये सारे कहाँ से बिलोंग्स कर रहे हैं? रियल नंबर से। ये हमारा पोलिनोमियल है। अब आगे ये बता रहा है कि एफ एक्स जो पोलिनोमियल है इसके पास एक सिंपल रूट, मान लेते हैं कि वो रूट किसी पार्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू अल्फा पे हमें सिंपल रूट मिल रहा है। अल्फा जो पॉइंट है वो बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से। तो इस पोलिनोमियल को अगर हम लोग फैक्टर कर दें तो इसको इस तरह से लिखेंगे, x माइनस अल्फा जिसपे सिंपल रूट मिल रहा है, और बाकी बच गए 2 डिग्री की पोलिनोमियल जिसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, बीटा एक्स स्क्वायर प्लस गामा एक्स प्लस डेल्टा। इसको हम लोग फैक्टराइज कर दिए। अब आगे की क्वेश्चंस क्या है वो देखिए। आगे हमें ये मिलता है कि कैपिटल एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शंस है जो कि एंटी डेरिवेटिव है स्मॉल एफ एक्स का। मतलब ये है कि कैपिटल एफ एक्स जो है वो इंटीग्रेशन है स्मॉल एफ एक्स का। तो स्मॉल एफ एक्स का अगर हम लोग इंटीग्रेशंस करते हैं उसके बाद जो भी फंक्शंस हमें मिलता है वो फंक्शंस कैपिटल एफ एक्स डिनोट करता है। तो स्मॉल एफ एक्स जो कि हम लोग लेट कर चुके हैं एक 3 डिग्री की पोलिनोमियल, तो उस पोलिनोमियल को इंटीग्रेशन में रखते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग पोलिनोमियल यहाँ रखते हैं। क्या है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस बी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस डी एक्स और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसको हम ई मान रहे हैं। तो ए आ गया हमारे पास कैपिटल एफ एक्स फंक्शंस। अब यहाँ से इसके जीरो फाइंड करने के हमारे पास 2 मेथड्स है। पहला साइन का यूज करेंगे, हम लोग x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे तो हो जाएगा। और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, जब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जीरो हो और नॉन जीरो हो तो उस केस को भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग 2 केस एराइज करते हैं। केस हमारे पास होगा जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास जीरो मिल जाए और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमको जीरो ना मिले। तो केस 1 पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। केस 1 में हमारा होगा जब e की वैल्यू जीरो मिल जाए। तो पोलिनोमियल जो बन के आएगा हमारा वो इस तरह से आएगा, ये एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस बी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस डी एक्स। अब देखिए
x जो है हर टर्म में है, तो यहाँ से हम लोग एक x को कॉमन ले सकते हैं। तो एक x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा ये एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 4 प्लस यहाँ हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस डी। ये हमारे पास बन के आ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इस एफ एक्स फंक्शंस को इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो 0 रखने के बाद क्या होगा फंक्शंस, वो देखिए एक्स ए एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक रूट एक्स इक्वल टू 0 और हमें यहाँ से मिल जाएगा ये एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो एक रूट हमें x इक्वल टू 0 मिल गई और दूसरा रूट जो हमें इस इक्वेशन से मिलेगा, जो कि क्वेश्चंस में ही बता रखा है कि क्यूबिक पोलिनोमियल जिसके पास एक सिंपल रूट होगा, तो एक रूट हमें यहाँ से मिल जाएगा और वो रूट हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू बीटा पॉइंट पे हमें रूट मिल रहा है और दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ से एक रियल रूट इस इक्वेशन से मिल गई और एक रूट हमें 0 मिल गया। तो x इक्वल टू 0 और बीटा दो ऐसे रूट होंगे जो रियल नंबर से बिलोंग्स करेंगे। ये हमारा केस 1 है जब e की वैल्यू 0 हो जाए। अब हम लोग देखते हैं e की वैल्यू जब नॉन जीरो हो तो क्या होता है। यहाँ से e की वैल्यू नॉन जीरो हो तो उस केस में हम लोग को पोलिनोमियल जो मिलता है कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से ये एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस बी एक्स क्यू डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस डी एक्स प्लस यहाँ से ई आ जाएगा। अब ये 4 डिग्री की पोलिनोमियल है। अब इस 4 डिग्री की पोलिनोमियल के पास यहाँ रियल रूट मिल सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं, और यहाँ तो रियल रूट्स हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स रूट भी हमें मिल सकते हैं। तो रियल रूट अगर हमें मिले तो वो भी हमें पेयर में ही मिलेंगे। पेयर में मतलब अगर एक रियल रूट मिलेगा तो दूसरा रियल रूट भी मिलेगा हमें। अगर कॉम्प्लेक्स रूट मिलते हैं तो ये हमें कॉन्जुगेट पेयर में मिलेंगे, कॉन्जुगेट पेयर में मिलेंगे। तो ये तो इवन नंबर्स टर्म में होंगे और अगर रियल भी मिले तो ये भी हमें इवन नंबर ऑफ रूट्स मिलेंगे यहाँ से। तो इस तरह से जब भी अगर 4 डिग्री की पोलिनोमियल हमें मिले तो यहाँ रियल रूट्स अगर मिल गए तो भी ये इवन नंबर्स में होंगे और अगर कॉम्प्लेक्स रूट मिले तो वो भी क्या होंगे, इवन नंबर में होंगे। मिले तब, और ना मिले तो यहाँ रियल रूट्स मिलने की संभावना 0 भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते इस केस में कि रियल रूट्स हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जब भी मिलेंगे तो इवन नंबर में मिलेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन है। चलिए ऑप्शंस क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट में एग्जैक्टली 1 रूट, जो कि केस 1 में हमें 2 रूट मिल चुकी है तो 1 हो नहीं सकता है, इसलिए ऑप्शन 1 फॉल्स है। दूसरा क्या है, एग्जैक्टली 4 रूट, तो हमारे पास 2 रूट के बारे में कन्फर्मेशन है, इससे ज़्यादा रूट की कन्फर्मेशन हमें नहीं मिली हुई है, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन क्या है, एटमोस्ट 2 रियल रूट्स, तो अगर हम लोग e की वैल्यू नॉन जीरो ले ले तो इस केस में हमें कन्फर्मेशन नहीं मिलती है कि इसके पास रियल रूट होंगे ही होंगे। तो इस तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर रियल रूट्स मिलेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिलेंगे और 2 से ज़्यादा नहीं मिल सकते। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है और फोर्थ ऑप्शन यहाँ से फॉल्स हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 है और बाकी का ऑप्शन यहाँ से फॉल्स है। आई होप आप लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में आएगी। अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप लोग जरूर पूछें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, फंक्शंस डिफाइन है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शंस है आर टू आर में, जहाँ की बता रखा है कि एफ एंड एफ डैश जो है वो कॉमन जीरो नहीं रख रहा है इस इंटरवल में। तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला है एफ नेवर वेनिस इन 0,1,
इंटरवल, एंड दूसरा है एटमोस्ट फाइनाइटली मैनी जीरो, इस इंटरवल में रखेगा, और तीसरा में है इनफाइनाइट जीरो, और चौथा में है क्या f(1/2) पर क्या पॉइंट रख रहा है, ये जीरो वैल्यू दे रहा है। तो हम लोग एक पहले फंक्शंस देखते हैं क्या है। फंक्शंस हमें डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर, और ये फंक्शंस हमें डिफरेंशिएबल फंक्शंस मिल रहा है, और साथ ही में बता रखा है कि f एंड f डैश के पास कोई कॉमन जीरो नहीं होगा, नो कॉमन जीरो इन 0,1 इंटरवल। नो कॉमन जीरो का मतलब क्या है वो देख लीजिए। मान लेते हैं कि एक पॉइंट ये है जो कि बिलोंग्स कर रहा है 0,1 इंटरवल में, तो अगर फंक्शन एफ ऑफ ए पर जीरो दे रहा है तो इसका डेरिवेटिव जो है वो ये पॉइंट पर कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये है कॉमन जीरो का मतलब। तो आई होप कॉमन जीरो क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, एक फंक्शन हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हमारा फंक्शन है, और ये फंक्शंस क्या है, एफ रियल नंबर टू रियल नंबर में हमारा फंक्शंस डिफरेंशिएबल भी है, और ये क्या है कॉमन जीरो भी नहीं रख रहा है। तो इस फंक्शंस को अब हम लोग चेक करते हैं। एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ए फंक्शंस जो है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो इसके पास जीरो जो है वो एक जीरो है, नंबर ऑफ जीरो जो है वो एक जीरो है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो वेनिश हो रहा है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो पहला ऑप्शन क्या बता रहा है कि नेवर जीरो इन 0,1 इंटरवल। तो जीरो पे ये फंक्शन वेनिश हो रहा है, मतलब ऑप्शन 1 जो होगा हमारा इनकरेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि इसके पास जीरो जो होंगे वो फाइनाइट होंगे। तो यहाँ से कुछ कंफर्मेशन हमें मिल रही है, तो इस ऑप्शन को अभी हम होल्ड रखते हैं और दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। तीसरा ऑप्शन ये हमें बता रहा है कि f हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरो इन 0,1। तो एक एफ एक्स हमने पॉलिनोमियल ले लिया 1 डिग्री का, जो कि आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन है। तो इस फंक्शन के पास सिर्फ x इक्वल टू जीरो पे ही ये जीरो हो रहा है, तो इसके पास सिर्फ एक जीरो है, मतलब फाइनाइटली जीरो। इनफाइनाइटली जीरो होने के चांसेस ही नहीं है। दैट्स वाई ऑप्शन थर्ड को भी हम लोग इनकरेक्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है कि एफ एक्स जो फंक्शन है 1/2 पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ से 1/2 पॉइंट रखें तो ये 1/2 दे रहा है, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। तो इस तरह से फोर्थ ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा और सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चंस इनफिनाइट सीरीज पे बेस्ड है। दो हमें सीरीज दे के रखा हुआ है और इसकी कन्वर्जेंट पे बात करना है हमें। तो देखिए पहला सीरीज जो हमें है गिवन वो इस तरह से है, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन n पाई बाई 2 एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। ये सीरीज है। इस सीरीज को अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हमें ये मिलेगा, देखने में ये लग रहा है कि ये डाइवर्जेंट टाइप का सीरीज है, लेकिन नहीं, ये कन्वर्जेंट टाइप का सीरीज होगा। और हम लोग इस सीरीज को प्रूव करने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे डिरिचलेट टेस्ट का। डिरिचलेट टेस्ट क्या कहता है वो देखिए पहले। जैसे कि हमारे पास एक सीक्वेंस an गिवन है और ये सीक्वेंस जो है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, और ये टेंड कर रहा है जीरो के ऊपर, मतलब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग प्लस कन्वर्जेंट है जीरो के ऊपर में। अब इसके साथ ही एक हमें सीरीज मिल जाती है, मान लेते हैं un हमारे पास सीरीज है, और इस सीरीज का पार्शियल सम मतलब SOPS सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो क्या आता है, बाउंडेड आता है। तो हमें अगर इन दोनों को अगर हम लोग प्रोडक्ट कर दें, मतलब an इंटू un कर दें, तो ये सीरीज हमें क्या मिल जाती है, कन्वर्जेंट मिल जाती है बाय द हेल्प ऑफ डिरिचलेट टेस्ट। डिरिचलेट टेस्ट का यूज करेंगे अभी हम लोग। यहाँ से हम लोग दो सीक्वेंस सेलेक्ट करते हैं, और वो सीक्वेंस क्या है हमारा, an एक सीक्वेंस हम लोग कंसीडर किए हुए जो इस तरह से है 1/n टाइप का। ये सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है प्लस एक कन्वर्ज कर रहा है जीरो के ऊपर। इसे मैं पहले चेक करके दिखाता हूँ फिर आगे बताता हूँ। यहाँ देखिए an+1 करेंगे माइनस an अगर होगा, तो अगर इसका वैल्यू लेस देन जीरो आ जाए
तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो बोलेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो an+1 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय n+1 माइनस 1 बाय n। अब मान के चलिए n की वैल्यू जो है हमारा दिया हुआ है 1 या 1 से बड़ा। अगर हम लोग n की वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 बाय यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये क्या है √2 माइनस 1, मतलब एक क्वांटिटी हमारी छोटी है और ये बड़ा क्वांटिटी है। और जब भी हम लोग छोटी क्वांटिटी में बड़ा क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा वैल्यू नेगेटिव में आता है, और ये नेगेटिव साइन हमें बताता है कि वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। इसी तरह से हर n के लिए आपको एक वैल्यू मिल जाएगी जो कि क्या देगा, लेस देन 0 ही देगा। तो an+1 माइनस an सीक्वेंस जो होगा वो लेस देन 0 होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये क्या होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे an सीक्वेंस जो है वो 0 के ऊपर कन्वर्ज भी करती है। तो यहाँ दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है कि an सीक्वेंस जो है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है और ये कन्वर्ज भी कर रहा है 0 के ऊपर। तो इस सीक्वेंस को हम लोग an लेट कर लिए हुए। अब हम लोग एक सीरीज लेते हैं समेशन साइन n पाई बाय 2। इस सीरीज को अगर हम लोग ओपन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, साइन पाई बाय 2 प्लस साइन 2 पाई बाय 2 प्लस n की वैल्यू जो कि 1 से इन्फिनिटी रन है। इस तरह से मैंने पहले n की जगह 1 रखा, फिर 2 रख रहा, फिर इसके बाद 3 होगा, 3 पाई बाय 2 एंड प्लस समथिंग, इसी तरह से चलता रहेगा। तो अगर n का वैल्यू 1 रखे तो पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 के वैल्यू 1 मिलती है, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो मतलब यहाँ से 0 मिल जाएगा, साइन पाई की वैल्यू 0 प्लस साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1 आता है। फिर इसी तरह से 4 होगा तो 2 पाई होगा जहाँ की 0 मिलेगा। तो हम लोग को वैल्यू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 0 मिलेगा और -1 ये मिलेगा। और जितना टर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा इसका वैल्यू कभी हमें मिल सकती है, या तो 1 मिलेगा या तो -1 या तो हमें 0 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस सीरीज का जो SOPS है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो होगा हमारा, वो क्या होगा, ये बॉन्डेड होगा। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करें जो कि ये है हमारा, तो ये हमें कन्वर्जेंट मिल जाता है बाय द हेल्प ऑफ डिरिचलेट टेस्ट। तो इस तरह से ये सीक्वेंस हमें कन्वर्जेंट मिल गया। अब देखिए सेकेंड वाला सीक्वेंस क्या है। इस सीरीज को हम लोग यहाँ पहले इसका सीरीज एक्सपेंशन कर देते हैं हम लोग log 1 + 1 बाय n²। इसे हम सपोज कर रहे हैं an इक्वल टू क्या है हमारा, log 1 + 1 बाय n²। इसका सीरीज एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाय n² माइनस 1 बाय n² का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 बाय n² का पावर 3 इंटू 3 माइनस 1 बाय n² का पावर 4 इंटू 4 एंड प्लस एंड सोन। इसी तरह से log 1 + x की सीरीज के ऊपर हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, जहाँ की x का वैल्यू जो है वो मॉडुलस लेस देन 1 ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब देखिए n² जो हर टर्म में है, तो यहाँ से 1/n² को कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद टर्म जो बचता है वो इस तरह से बचता है, 1 डिवाइडेड बाय n⁻²n इंटू 2 प्लस 1 बाय n⁴ इंटू 3 माइनस 1 बाय n⁶ इंटू 4 एंड प्लस समथिंग एल्स। अब इस सीक्वेंस ये जो हमें टर्म मिला ये क्या होगा, ये लेस देन होगा 1/n² से। मतलब ये है कि ये पूरे जो टर्म्स हमें यहाँ से यहाँ तक मिला हुआ है, इस टर्म्स को अगर हम लोग देखें तो ये पूरे लेस देन होगा 1/n² की वैल्यू से। अब यहाँ से हम लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का यूज करेंगे, मतलब कंपैरिजन टेस्ट जो हमारा है उसका यूज करेंगे कि अगर मान लेते हैं हमारे पास an लेस देन है k/bn से, तो समेशन bn जो हमारा अगर कन्वर्जेंट हो जाए तो इम्प्लाइज ये करेगा कि समेशन an जो है वो भी क्या है, हमारा कन्वर्जेंट है। तो इस तरह से अगर यहाँ समेशन अप्लाई करते हैं तो बाय द हेल्प ऑफ p टेस्ट ये सीरीज जो हमें मिल गया वो कन्वर्जेंट मिल जाता है,
क्योंकि p का वैल्यू जो है यहाँ 2 है, और जब भी इस तरह का सीरीज मिले 1/n⁻p, जहाँ p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होता है। तो इस तरह से ये सीरीज हमें कन्वर्जेंट मिल गई। जब ये कन्वर्जेंट मिल गए तो इससे छोटी वाली जो सीरीज है वो भी हमें कन्वर्जेंट मिल जाता है। तो इस तरह से सेकेंड वाला भी क्या है हमारा कन्वर्जेंट है, और फर्स्ट वाला भी कन्वर्जेंट है। तो दोनों सीरीज कन्वर्जेंट है। ऑप्शन थर्ड में देखिए कि ए एंड बी दोनों कन्वर्जेंट दिया हुआ है, तो थर्ड हमारा करेक्ट होगा, बाकी का ऑप्शन हमारा फॉल्स होगा। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप जरूर पूछे कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एक सेट दे के रखा है और इसका इन्फीमम के बारे में पूछा हुआ है। सेट हमारा कुछ इस तरह से है, u इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज लेस देन 0, एंड दूसरा सेट है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज लेस देन 0। अब इसके इन्फीमम के बीच में वैल्यू पूछा हुआ है, तो इन्फीमम क्या होगा इसका, पहले हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें इस तरह से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इज लेस देन इक्वल टू 0, एंड दूसरा को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज लेस देन 0। अब यहाँ से क्या होगी, यहाँ से दो फैक्टर हमें मिलेगा x माइनस 6 और x माइनस 3 इज लेस देन 0। यहाँ से भी उसी तरह से क्या मिलेगा, एक मिलेगा फैक्टर x माइनस 3 और दूसरा मिलेगा x माइनस 4 जो कि लेस देन 0 होगा। अब देखिए x की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए जो लाइक कर रहा है 3 से 6 के बीच में लाइक कर रहा है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए वैल्यू जो है वो 3 से लेकर के 4 के बीच में लाइक कर रहा है। अब हम लोग एक रियल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा रियल लाइन है इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ x जो हमारा बोल रखा हुआ है कि x हमारा रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, डेट्स वाई यहाँ हम लोग ए रियल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ए रियल लाइन लिए हुए हैं तो x का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से 0 1 2 3, ये 3 हो गई, यहाँ से 4, यहाँ 5 एंड यहाँ 6 एंड सो ऑन, आगे भी इसी तरह से। हमें रिक्वायर्ड 6 तक है इसीलिए मैं 6 लिया हूँ। तो x की जो वैल्यू है हमारा पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वो 3 से 6 के बीच में ला कर है, मतलब ये वैल्यू हमारा, मैं कलर चेंज करता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये हमें वैल्यू जो मिल रहा है वो 3 से 6 के बीच में मिल रहा है, हमारा वैल्यू ये रखेगा। अब दूसरा जो हमारा है वो 3 से 4 के बीच में रखेगा, दूसरा वैल्यू हमारा है वो 3 से 4 के बीच में रखेगा। तो 3 से 4 की वैल्यू क्या है हमारा, ए वैल्यू आ गई। अब ये जो दोनों इक्वेशंस है वो किसके बीच में एग्री कर रहे हैं, तो दोनों इक्वेशंस जो है 3 से 4 के बीच में एग्री कर रहे हैं, मतलब क्या होगा कि x की जो वैल्यू होगी 3 से 4 के बीच में होगा। तो इस सेट का जो इन्फीमम हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ u जो होगा हमारा, जो कि ये एक बॉन्डेड इंटरवल है, क्लोज एंड बॉन्डेड मतलब कॉम्पैक्ट इंटरवल है, तो इसका इन्फीमम जो होगा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, तो इनिशियल पॉइंट 3 है, और इसका सुप्रीमम जो हो जाएगा, अगर सुप्रीमम भी पूछ ले तो यहाँ से सुप्रीमम निकाल सकते हैं हम लोग, इसका सुप्रीमम 4 आ जाएगा। अब हम लोग ऑप्शंस देखते हैं कि क्या है ऑप्शंस। फर्स्ट में 5 देख रखा है इन्फीमम जो कि इनकरेक्ट है, सेकेंड में 4th देख रखा है ये भी इनकरेक्ट है, और थर्ड में हमारा 3 है, थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है, एंड फोर्थ हमारा रॉन्ग आंसर है। तो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर है वो 3 है और बाकी का ऑप्शन फॉल्स है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सीक्वेंस दे के रखा हुआ है और इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस बना के रखा हुआ है ऑप्शंस में 2n और 3n या an टाइप करके, और इसका लिमिट सुपीरियर के बारे में पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन हमारा एक सीक्वेंस दे के रखा है an इज इक्वल टू कोस माइनस 1 टू द पावर n n पाई बाय 2 प्लस n पाई बाय 3, ये हमारा सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को मैं पहले दो सब सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देता हूँ, मतलब एक हम सीक्वेंस ले लेते हैं a2n+1 टाइप का और दूसरा हम सीक्वेंस ले लेते हैं a2n टाइप का। तो यहाँ से ये चीज होगा कि जो ये पावर दिए रखा कि -1 टू द पावर n, ये
आइदर नेगेटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे या तो फिर ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं ये दो सब सीक्वेंस चूज कर रहा हूँ। अब देखिए एक सब सीक्वेंस हमें इवन वाला तो डायरेक्ट मिल जा रहा है ये 2n करके, लेकिन ये 3n और ये n जो टर्म्स मिलेंगे वो इन दोनों सीक्वेंस को मिला करके ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ से हमें ओड टर्म मिलेगा और यहाँ से इवन टर्म मिलेगा। तो अगर हमारा इवन टर्म किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है तो और सीक्वेंस हमारा अगर कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस भी उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। तो अगर हम लोग इसका इवेंट टर्म वाला फाइंड कर ले तो यहाँ से हम लोग कुछ निकाल सकते हैं। तो हम लोग a2n वाला पहले फाइंड करते हैं। तो यहाँ से a2n क्या हो जाएगा हमारा cos -1⁻²n, और जहाँ जहाँ n है वहाँ 2n कर देते हैं। तो यहाँ 2n पाई और डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ 2n पाई डिवाइडेड बाई 3। अब जो कि पावर यहाँ इवन आ गई है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ से, तो हम लोग लिखेंगे कोस, यहाँ हो जाएगा 2n पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ से 2n पाई डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए आगे यहाँ से कोस 2n पाई को कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा 1/2 प्लस 1/3, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5/6 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ 5/6 लिख लेते हैं, डायरेक्ट 5/6 लिख लेते हैं यहाँ हम लोग 5/6। अब ये हमारा ये 2n का वैल्यू आ गया। ये 2n जो होगा हमारा कोस 5 टू जो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 10n पाई डिवाइडेड बाय 6। इस तरह से हमें वैल्यू मिल गया। अब इस सीक्वेंस में n की वैल्यू रखते हैं और इसका टर्म फाइंड करते हैं। टर्म क्या आता है वो देखिए, जब n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो यहाँ से हमें a2 मिलेगा, और a2 की जो वैल्यू होगा वो मिलेगा कोस 10 पाई बाय यहाँ 6 मिल जाएगा, और n की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो यहाँ से मिलेगा a4 इजक्वल टू मिल जाएगा कोस यहाँ से 10 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 6 मिल जाएगा, और n की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो ये 6 मिल जाएगा, और यहाँ से हमें मिलता है कोस यहाँ मिलेगा 10 इंटू 3 पाई बाय 6, और अगर हम लोग इसको 3 से कैंसिल करें तो 2 बच जाएगा, और यहाँ से 2 कैंसिल कर दें तो 5, मतलब कोस 5 पाई, और कोस 5 पाई की वैल्यू -1 यहाँ से मिलेगी। मतलब अगर an इक्वल टू 3 रखें तो a6 जो हमारा होगा वो -1 मिलता है। अब इसी तरह से जब n की वैल्यू हम 6 रखेंगे तो हमें a12 मिलेगा, और a12 जो होगा हमारा कोस 10 इंटू 6 पाई डिवाइडेड बाई 6, और 6 से 6 कैंसल हो जाएगा तो यहाँ से मिलेगा कोस 10 पाई, और कोस 10 पाई की वैल्यू हमें 1 मिलता है। तो जो इसका सुप्रीमम होगा, हम लोग जानते हैं कि कोस की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम यहाँ से -1 हो सकता है, जो कि हमें मैक्सिमम 1 मिल गया है। तो अब इससे बड़ा वैल्यू मिलने वाला नहीं है। तो जो इसका सुप्रीमम होगा, मतलब लिमिट सुपीरियर होगा a2n का, वो हमें क्या मिल गया यहाँ से 1 मिल गया। अब ऑप्शन में भी हमें क्या गिवन है, लिमिट सुपीरियर का वैल्यू a2n की जो वैल्यू है ये 1 है, तो ये हमारा करेक्ट होगा। और ये 2n इक्वल टू बता रहा है 1/2 लिमिट सुपीरियर होगा, जो कि यहाँ से फॉल्स होगा। अगर यहाँ से सुपीरियर 1 आ रहा है तो a31 में एक टर्म क्या आता है, ये यहाँ 3 इंटू 4 जो कि होगा a12, और यहाँ से a12 की जो वैल्यू हमें 1 मिली हुई है लेकिन यहाँ बता रहा है 0, तो यहाँ क्या होगा, ये भी हमारा लिमिट सुपीरियर गलत हो जाएगा। और यहाँ से फिर ये जब n की वैल्यू 12 होगी तो उस केस में भी लिमिट सुपीरियर हमें 1 मिल जाता है। डेट्स वाई ऑप्शन 1 भी हमारा फॉल्स है। तो जो ऑप्शन मिला हमें वो सेकेंड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है, बाकी ऑप्शन हमें फॉल्स मिली। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये सारी चीजें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एक फंक्शंस डिफाइन है R2R में, जो कि इस तरह से है f(x) इक्वल टू 1 - x का स्क्वायर साइन x स्क्वायर, जो कि x बिलोंग्स कर रहा है ओपन इंटरवल 0,1 में, और 0 जब इस इंटरवल के अलावा कोई और पॉइंट हो तब ये फंक्शन 0 दे रहा है। एंड बोल रहा है कि इसका डेरिवेटिव जो है f डैश बी इट्स डेरिवेटिव लेट एक सेट देख रखा है, यह सेट है हमारे पास
सी कोई पॉइंट है जो रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, और एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन सी इंटू एफ एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इन चारों ऑप्शन में कौन करेक्ट है वो बताना है हमें। तो देखिए पहले क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारे पास सेट दे रखा है उस सेट को लिखते हैं। सेट हमारा ये है S इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डैट एफ डैश एक्स इज लेस देन सी इंटू एफ ऑफ एक्स। ये हमारा सेट है जहाँ की x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब इस सेट को देखिए और हम लोग इससे ही सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। जो राइट साइड में टर्म है उसको लेफ्ट साइड में ले आइए, तो यहाँ से हो जाएगा एफ डैश एक्स माइनस सी ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, मतलब एफ एक्स फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो कि ये गिवन है उसको हम लोग बाय द नोटेशन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा सी ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशंस जो है हमें वो मिल गया है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड है क्या, हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स मिलता है और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें सॉल्यूशंस मिलता है। देखिए क्या होता है, पहले हम लोग इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स जो होगा वो होगा ई टू द पावर इंटीग्रेशंस, और यहाँ क्या आ जाएगा पी कोफिशिएंट होता है जो टर्म डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ में जो मल्टीप्लाई है, तो यहाँ माइनस सी है, यहाँ लिखेंगे माइनस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा माइनस सी एक्स। तो आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस सी एक्स निकल गया। सॉल्यूशन इसका लिखेंगे एफ एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस सी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स। क्यू एक्स हमारे पास 0 है, तो 0 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, फंक्शन एक कम्प्लीटली 0 ही मिल जाता है। तो हमें सॉल्यूशंस जो मिला वो इस तरह से मिला। तो मतलब हम लोग यहाँ से ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो कि हमारा फंक्शन जो है वो लेस देन 0 है, तो इसका सॉल्यूशंस भी होगा वो हमें लेस देन 0 मिल सकता है। तो यहाँ से क्या मिल गया, ईट एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर सी एक्स जो होगा हमारा वो लेस देन 0 हो जाएगा, और ये हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशंस का। तो यहाँ से हमें एक चीज मिली हुई है कि एफ एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस सी एक्स जो है वो लेस देन 0 है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, ए फंक्शन एक्सपोनेंशियल तो जो गिवन है वो कभी भी 0 नहीं मिल सकता है। 0 मिलेगा अगर तो ए फंक्शंस मिलेगा, एफ एक्स ही हमें क्या मिलेगा 0 फंक्शंस मिलेगा। 0 या लेस देन 0 बोल सकते हैं, एक्स यही फंक्शंस मिल सकता है। अब ये कंप्लीट फंक्शंस जो गिवन है इस फंक्शंस को हम लोग एक नया फंक्शंस लेट कर ले रहे हैं एच ऑफ एक्स। एच एक्स हम लोग लेट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस सी एक्स। ये हमारे पास एक फंक्शंस है, और हम लोग पहले ही सॉल्यूशन से हम लोग को मिल चुका है कि ये फंक्शंस क्या है, लेस देन 0 है। तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि जो गिवन फंक्शंस है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शंस है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शंस है। और कोई भी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शंस है तो हमारे पास एक थ्योरम होता है सैंडविच थ्योरम, उस थ्योरम का यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि कोई भी वैल्यू मान लेते हैं 0 जो हमारा वो लेस देन है किससे 1 से, तो हमें जो फंक्शंस मिलेगा एफ ऑफ 0 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एफ ऑफ 1 से। मतलब ये कि ये फंक्शंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का कंसेप्ट ही ये बताता है हमें। लेकिन सैंडविच ये हमें बताता है कि अगर इन दोनों बीच में एक पॉइंट हम एक्स ले लेते हैं तो ये एक्स जो होगा एज इट इज ऐसा ही बिहेवियर देगा हमें। मतलब यहाँ से हमें ये मिलेगा एफ ऑफ 0 जो होगा वो हमें मिलेगा ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स से, और ये मिलेगा ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 से। इस तरह से हमें फंक्शंस मिल गया। अब हम जो कि ये जनरल फंक्शंस एफ एक्स मैंने कंसीडर किया हुआ था, लेकिन अप्लाई हमें करना है एच एक्स के लिए।
तो यहाँ सेम एज इट इज इसी तरह से हम लोग लिखेंगे कि एच ऑफ जीरो जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एच ऑफ एक्स से, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल होगा एच ऑफ वन से, और पॉइंट हमारा सेम रहेगा कि एक्स जो है लाइक कर रहा है 0 to 1 में। जब हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो जो हमें वैल्यू मिलेगा एच ऑफ वन वो लेस देन होगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एच ऑफ एक्स इज लेस देन लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एच ऑफ जीरो से। तो अगर ये फंक्शन हमारा एल पे कन्वर्ज कर रहा है और ये भी हमारा एल पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इसको भी एल पे कन्वर्ज होना पड़ेगा। ये हमें बताता है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम हमें ये बताता है। तो इसी का यूज किए हुए हम अभी अब यहाँ से जो कि हमें एक फंक्शन से मिल गया था कि एच एक्स एफ एक्स जो है हमारा वो जीरो है, ये टर्म हमारा जीरो नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जब हमारा एफ एक्स जीरो है, तो अगर हम लोग एच ऑफ जीरो को फाइंड करें, यहाँ से एच ऑफ जीरो अगर निकाले तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ जीरो इंटू ई टू द पावर जीरो जो कि वन है। तो एच ऑफ जीरो हमें पहले से ही जीरो मिल जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच ऑफ जीरो भी जीरो यहाँ मिल गया। और अगर हम लोग एच ऑफ वन फाइंड करें तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ वन इंटू ई टू द पावर माइनस सी, जो कि ये जीरो नहीं हो सकता है, तो जीरो इसी को होना पड़ेगा, एफ ऑफ वन क्या होगा, जीरो होगा। तो डेट्स वाई हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि एच ऑफ वन जो होगा हमारा जीरो हो गया, और एच ऑफ वन भी हमारा जीरो मिल गया, एच ऑफ जीरो भी जीरो मिल गया। तो इस फंक्शंस को एच ऑफ एक्स को भी क्या होना पड़ेगा, जीरो ही होना पड़ेगा। लेकिन अब एक पॉइंट हम लेके आते हैं इस इंटरवल में से, जो कि एट एक्स इक्वल टू 1/2 पे अगर हमें ये बता रहा है कि ए एच एक्स जो है पूरे इंटरवल पे जीरो होगा, लेकिन अगर हम लोग एक पॉइंट एक्स इक्वल टू 1/2 ले रहे हैं, तो एफ ऑफ 1/2 जो होगा हमारा वो इस फंक्शंस में बिलोंग्स कर रहा है, मतलब ये होगा हमारा फंक्शंस। तो एच ऑफ 1/2 अगर रखे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 - 1/2 का स्क्वायर जो होगा वो साइन 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा साइन 1/4, और इसका वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि एच एक्स जो है हमारा वो नॉन जीरो दे रहा है बिटवीन द इंटरवल, यहाँ से एक्स 0 to 1 के बीच में एक हमें ऐसा वैल्यू मिल रहा है जहाँ की नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शंस जो है, जो सेट दे के रखा हुआ है हमें, ये सेट में कोई भी नंबर ला ही नहीं करेगा, मतलब ये सेट जो होगा, ये सेट हमारा वो हाई सेट होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, और बचे हुए ऑप्शंस जो होंगे हमारे इनकरेक्ट होंगे। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट जरूर करें, या कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चंस पूछा गया था। क्वेश्चंस क्या है वो देखिए। क्वेश्चंस एक हमें सेट दे के रखा है जो कि नॉन एम्पटी है, और ये फाइनाइट सेट भी है। साथ ही में y एक हमारा सेट दे रखा है जो कि बनाया गया इनवर्स इमेज ऑफ जीरो से, और फंक्शंस हमारा डिफाइन है एक रियल वैल्यू फंक्शंस है सेट x टू r में। इसका मीनिंग ये डिफाइन होता है। एफ इनवर्स ऑफ जीरो का मतलब क्या है वो देखिए। एफ इनवर्स जीरो जो है हमारा, तो एक्स का वो सारा पॉइंट, मतलब एफ एक्स का वो सारा एक्स की वैल्यू जो जीरो पे मैप हो जाए, वो एफ इनवर्स जीरो के अंदर लाई करेंगे। मतलब एक्स जो हमारा पॉइंट है फाइनाइट सेट से आ रहे हैं, तो उस फाइनाइट सेट में कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जिसका इमेज जो हमें मिलेगा वो जीरो पे जाके मैप होगा, तो वो सारा पॉइंट जो है एफ इनवर्स जीरो के अंदर लाई करेगा। तो अगर मान लेते हैं हम लोग कि एक्स एक सेट ले रहे हैं जिसके अंदर पॉइंट कुछ इस तरह से है A1
A2 A3 हमारा ये 3 पॉइंट लिए हुए हैं और ये जो x हमें फाइनाइट बताया हुआ था और ये सेट हमारा फाइनाइट भी है। तो यहाँ से अगर हम लोग फंक्शंस डिफाइन करते हैं f सच दैट x टू r में से, तो हमें कुछ इस तरह से मिलता है फंक्शंस। ये हमारा सेट x है, ये r है, x में एलिमेंट a1 a2 a3 है और r सेट में जो एलिमेंट है वो मिलेगा 0 1 2 एंड -1 -2 एंड सो ऑन, इसी तरह से एलिमेंट मिलेंगे। तो इस सेट में से वो सारे एलिमेंट जो 0 के ऊपर मैप कर जाएंगे वो f इनवर्स 0 में वो f इनवर्स 0 के मेंबर होंगे। तो मान लेते हैं कि A1 जो है वो 0 के ऊपर मैप कर रहा है और बाकी का 2 एलिमेंट है वो 0 के अलावा किसी और एलिमेंट पे मैप कर जा रहे हैं। तो इस तरह से इस फंक्शन में से एक पॉइंट ऐसा हमें मिल गया जो क्या है 0 के ऊपर मैप कर रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग मान लेते हैं कि A2 पॉइंट जो हमारा 0 के ऊपर मैप कर रहा है और बाकी का A1 और A3 है वो सेट के किसी और मेंबर पे मैप कर रहे हैं, 0 के ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें A2 भी मिल जाता है पॉइंट जो कि 0 के ऊपर मैप कर रहा है। और मान लेते हैं कि A3 जो हमारा वो 0 के ऊपर मैप कर रहा है और बाकी का 2 एलिमेंट A1 और A2 सेट के किसी और मेंबर पे मैप कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें A3 भी एक पॉसिबिलिटी मिल जाएगी, मतलब A1 भी हमारा मैप कर सकता है, A2 भी मैप कर सकता है और A3 भी मैप कर सकता है। तो इस तरह से ये 3 एलिमेंट यहाँ से मैप कर सकते हैं। दूसरा सेट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इसी तरह से, हमारा एलिमेंट वही होगा A1 A2 एंड A3 और 0 होगा, बाकी का एलिमेंट भी होंगे यहाँ। ये सेट हमारा R है, ये सेट X है, फंक्शंस डिफाइन है F में। अब क्या करते हैं कि A1 जो है वो 0 पे मैप कर रहा है और A2 भी 0 के ऊपर मैप कर रहा है, लेकिन A3 है वो 0 के ऊपर मैप नहीं कर रहा है। तो इस सेट में जो एलिमेंट आएंगे A1 और A2 टाइप के आएंगे जो 0 पे मैप कर रहे हैं। इसी तरह से क्या होगा कि A1 जो है वो 0 के ऊपर मैप कर रहा है, A2 0 के ऊपर मैप नहीं कर रहा है और A3 जो है वो 0 के ऊपर मैप कर रहा है। तो इस सेट में जो एलिमेंट जाएंगे वो A1 एंड A3 जाएंगे। और इसी तरह से अगर मान लेते हैं A1 नहीं जा रहा है और A2 और A3 जो है वो 0 के ऊपर मैप कर रहे हैं, तो इस सेट में एलिमेंट क्या होंगे, A2 और A3 एलिमेंट आ जाएंगे। इस तरह से एक सेट ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। और तीसरा सेट हमारे पास इस तरह से मिल सकते हैं कि x जो मैप कर रहा है रियल नंबर में, ये हमारा 0 पॉइंट है और सारी पॉइंट होगी कोडोमेन में, A1 A2 एंड A3 3 पॉइंट है। अब तीनों के तीनों ही क्या कर रहे हैं, 0 के ऊपर मैप कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये तीनों भी हमारे रेंज सेट में लाइक कर सकते हैं। और चौथा एक सेट हमारा ऐसा हो सकता है कि A1 A2 A3 एंड 0 ये सारे एलिमेंट जो है वो 0 के ऊपर मैप ही ना करें। तो ये सेट में क्या होगा, रेंज ऑफ F में जो एलिमेंट आएंगे वो कोई भी नहीं आएगा, मतलब एम्प्टी सेट आ जाएगा इस तरह से। तो जो पॉसिबिलिटी सेट है Y, तो Y के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो इस तरह से आएंगे, या तो फाई सेट हो सकता है, मतलब कोई भी 0 के ऊपर मैप ना करे। दूसरा ये हो सकता है कि A1 मैप कर जाए बाकी का ना मैप करे। तीसरा ये हो सकता है कि A2 मैप करे बाकी का नहीं करे। चौथा ये हो सकता है कि A3 जो है वो मैप कर जाए बाकी का ना करे। फिर पांचवा ये हो जाए कि A1 A2 मैप कर जाए। फिर ये हो जाए कि A2 A3 मैप कर जाए। फिर ये हो सकता है कि A1 एंड A3 जो है वो मैप कर जाए बाकी ना करे। लास्ट एलिमेंट ये हो सकता है कि सारा का सारा क्या हो, वो 0 के ऊपर मैप कर जाए। तो ये एक पॉसिबल सेट है। अब जितनी इसकी कार्डिनैलिटी होगी वही वाई सेट की कार्डिनैलिटी होंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट है, तो टोटल 8 एलिमेंट है। तो इस सेट का जो कार्डिनैलिटी आ गई वो 8 आएगी और इस 8 को हम लोग 2 दी पावर 3 लिख सकते हैं। और 3 क्या था हमारा, x की कार्डिनैलिटी। तो हम लोग ये x की कार्डिनैलिटी हमारा 3 था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दी पावर कार्डिनैलिटी ऑफ x लिख सकते हैं। तो y सेट की जो कार्डिनैलिटी हमें मिलेगा वो 2 दी पावर x मिल सकता है फाइनाइट सेट के लिए। तो इस तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड करेक्ट आंसर है और बाकी का ऑप्शंस यहाँ से फॉल्स हो सकता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा इसका सॉल्यूशंस। अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसको भी
डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये थी हमारी क्वेश्चंस जो इस बार CSR नेट में पूछे गए हुए थे। टोटल 7 क्वेश्चंस थी पार्ट बी, और मैंने 7 के 7 क्वेश्चंस का डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर कोई इनसे क्वेरी रह जाती है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो, जिसके थ्रू क्या होगी कि आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ और नए कंसेप्ट होंगे, उन सारे कंसेप्ट को भी मैं बताऊंगा, और जो भी प्रॉब्लम हो उन सारे प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि वो सबको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। तो आज हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच।